हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ एट योर होम। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट तो अनाउंस हो ही चुकी है, ठीक है, 26 जुलाई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि आपके पास हार्डली 2 मंथ्स बचे हुए हैं, तो क्यों ना आप लोगों के लिए एक ऐसा लेक्चर बनाऊं जिसमें आपको बता सकूं कि बायोलॉजी में किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर मेरा फोकस्ड है वो बायोलॉजी में आपके 340 प्लस मार्क्स किस तरीके से ऑब्टेन हो सकते हैं, स्कोर हो सकते हैं, तो उसी के लिए है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपके पास डेज़ कितने बचे हुए हैं। हम एक मोटा मोटा ओवरव्यू लेके चलें तो 70 डेज़, सॉरी आवर्स मैंने लिख दिए, डेज़ आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। 70 डेज़ में से अगर हर दिन आप 10 आवर्स स्टडी को डिवोट करते हो, वो भी किस तरीके से, इसमें से 7 आवर्स अगर आप क्या कर रहे हो, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो, और 3 आवर्स का आप एक टेस्ट हर दिन दे रहे हो, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा कि हर दिन कम से कम 10 आवर्स आपने देने ही देने हैं, जिसमें से कि 7 आवर्स की आपकी मिनिमम सेल्फ स्टडी रहेगी और 3 आवर्स का आपका एक टेस्ट रहेगा। वो टेस्ट कोई कुछ भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट हो सकता है। तो लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स रहेंगे लास्ट 10 ईयर्स के, ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि 10 ईयर्स के पेपर से एक तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं, एमसीक्यूज़ का जो पैटर्न है वो किस तरीके से पूछा जाने वाला है, ठीक है। वैसे तो अ, इस बार पहली बार एम्स जो है नीट में मर्ज हो रहा है, लेकिन जो पैटर्न है वो नीट का ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो सीबीएसई पैटर्न पे आपका पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था उसी के लेवल के आपके क्वेश्चंस आएंगे, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे। तो एनसीईआरटी की लाइंस को किस तरीके से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आपको ये प्रीवियस ईयर्स के 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करने पे पता चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो, तो ये लेकिन ये तो करना ही करना है, ये दिस इज़ द मस्ट थिंग, यू हैव टू डू इट, ओके। चलो आगे चलते हैं, आपके लिए क्या क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका बायोलॉजी का 11th एंड 12th का पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या पैटर्न रहा है, किससे कितना परसेंटेज कवर अप हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो जो 12th का पोर्शन है वो सबसे मेजर है, ठीक है। तो अराउंड देखा गया है कि 53% 12th के पोर्शन से आता है बायोलॉजी में खास तौर पे, ठीक है। बाकी का बचा हुआ 47% जो है वो 11th वाले पोर्शन से आता है। तो 12th वाला पोर्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हो ही गया, ठीक है। 11th के पोर्शन तो वैसे है ही, लेकिन 11th पोर्शन को थोड़ा सा हमने थोड़ा सा उसको प्रिसाइज करना है, थोड़ा सा उसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन करना है, इस तरीके से उसको स्टडी करनी है कि हमारा टाइम भी बचे, ठीक है, और हम स्मार्टली वो चैप्टर भी कवर अप कर लें, ठीक है ना। तो क्या क्या चैप्टर हैं, किस किस पे आपको फोकस करना है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले पहले 11th वाले पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला यूनिट जो आपके पास आता है वो है डाइवर्सिटी का, ठीक है। डाइवर्सिटी में सिर्फ पहले वाले चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, द लिविंग वर्ल्ड वाली वो चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें आपका जो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है ना, और इसके अलावा आपके पास जो भी प्लांट किंगडम वाला है, ठीक है, या फिर एनिमल किंगडम है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस डाइवर्सिटी वाले यूनिट में से आपने फोकस किसको करना है, पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम को। एनिमल किंगडम को अभी मत करो, अभी रहने दो, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपका फोकस क्या रहेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। नेक्स्ट आपका जो यूनिट आता है वो आता है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट में से आपके पास एक तो एनिमल टिश्यू आ जाता है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आता है। तो अभी स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर है उसको पहले स्टडी करना है,
ठीक है। बाकी दोनों चैप्टर्स को हम बाद में बताएंगे किस तरीके से वो स्टडी करना है आपने। अभी जो भी आपके पास नोट्स हैं इंस्टीट्यूट्स के हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से कोचिंग की होगी, या फिर आपके एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, ठीक है ना, उसको तो कोई किनारे नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो तो आपकी बाइबल है भाई, तो वो तो मैं बात करी, उसको तो मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बिना बोले ही आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो मैं इसलिए ये पहले पोर्शन आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएं और आपके बेसिक जो हैं वो एकदम स्मूथली उसको ब्रश अप हो जाए वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट फिजियो, ठीक है। प्लांट फिजियो इम्पॉर्टेंट है, तो प्लांट फिजियो के सारे चैप्टर्स, ठीक है। मैं इसमें एक किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नाम नहीं लूँगा, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास सेल वाला जो यूनिट है, और सेल वाले यूनिट में भी पहला जो आपका पहला चैप्टर है सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वो वाला आपने करना है। बाकी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन या बायोमोलिक्यूल्स वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो वो पहले आपको करना है सेल वाला, ठीक है। और नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द ह्यूमन फिजियो, ठीक है ना। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी ये तो भाई सबसे मेजर पोर्शन है और एमबीबीएस में भी मोस्टली यही काम आने वाला है आपका। तो ह्यूमन फिजियो को तो आपने ऐसे फंडे क्लियर करने हैं ताकि आपको एमबीबीएस में भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए तो आप एनसीईआरटी के अलावा आपके इंस्टीट्यूट्स के नोट, इसके अलावा आपके सेल्फ रिटन नोट्स होंगे, ठीक है ना, सेल्फ मेड नोट्स होंगे, या फिर जो जो आपने रेफरेंस बुक्स फॉलो अप की हैं उसके नोट्स अगर आपने प्रिपेयर किए तो वो भी आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी 11th की जितने भी यूनिट्स थी उनके बारे में बात। नेक्स्ट बात करते हैं 12th के जो मेजर यूनिट्स हैं और उनके चैप्टर्स हैं। तो 12th में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका जो यूनिट आता है वो है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन में पहला वाला चैप्टर अभी रहने दूँ, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर वो बाद में करेंगे। रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में आपने फोकस किसको करना है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेकंड हमारे पास आ जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने पहले कवर अप करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट आती है वो आती है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में आपने जो आपके पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है वो वाला चैप्टर, और दूसरा आपके पास आ जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ये वाला जो चैप्टर्स हैं ये वाले आप चैप्टर्स आपने पहले करने हैं, ठीक है। इसमें मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आप जितने आपकी बेसिक क्लियर हो सके वो करो, ठीक है ना। चाहे आपको इसके लिए अब आपकी रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी पड़े या फिर इंस्टीट्यूट्स के नोट्स की हेल्प लेनी पड़े, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जेनेटिक्स वाले यूनिट में आपने क्या करना है, जेनेटिक्स वाले में सब दोनों ही जो चैप्टर हैं प्रिंसिपल, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला और मॉलिकुलर बेसिस, दोनों के फंडे क्लियर करने हैं, ठीक है। इसमें आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी के थोड़ा सा ऊपर लेवल का भी, अभी आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है बायोटेक एंड इकोलॉजी। तो इन चैप्टर्स को भी आपने पहले ही कवर अप करना है, ठीक है। इसके बाद ये जब आपका कवर अप हो जाए, मान के चलो ये आपका कवर अप हुआ 1 मंथ, ठीक है ना, पहले 1 महीने आपको इनको कवर अप करने पे लगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम फोकस करेंगे इनके रिवीजन पे और जो हमारे पास बचे हुए चैप्टर्स हैं उनकी स्टडी पे, ठीक है ना। तो लास्ट का जो 1 मंथ है, क्या करना हमने, एक तो हमने क्या करना है रिवीजन,
जो कि हम पढ़ चुके हैं, जितने भी हमारे चैप्टर्स पहले हो चुके हैं वो वाले। और इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे जो चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं उनकी स्टडी। तो रिमेनिंग चैप्टर्स अब आपने कवर अप करने हैं, ठीक है। रिमेनिंग चैप्टर्स में आपका, जैसे कि हमने क्या बचाया हुआ था, एक तो हमारे पास बचा हुआ था क्या भाई, आपका एनिमल किंगडम रह गया था, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड रह गया था, ठीक है ना। तो एनिमल किंगडम हो गया, या फिर आपकी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हो गया, इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। ये चैप्टर्स आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, क्योंकि एनिमल किंगडम इतना ज़्यादा पढ़ाया जाता है इंस्टीट्यूट्स में भी। आपने देखा अगर आपने कोचिंग ली होगी तो इंस्टीट्यूट्स में तो बहुत बेइंतहा ये इसके बारे में तो राम कथा पढ़ाई जाती है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है ना। हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको पूरा का पूरा इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए एनिमल किंगडम, ये जितने भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ बाकी के, ये सारे के सारे एनसीईआरटी से करो आप, ठीक है ना। इसके बाद और हमारे पास क्या बचा, इसके बाद हमारे पास एनिमल टिश्यू बचा हुआ था, एनिमल टिश्यू हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। और क्या बचा हुआ है हमारे पास, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बची हुई है, ठीक है। एनाटमी बची हुई है हमारे पास, क्या और क्या बचा हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है हमारे पास, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बचा हुआ है, सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनको एनसीईआरटी से स्टिक हो जाओ, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन फॉलो करनी है इनकी, बाकियों की तो करनी है खैर, लेकिन उनमें आप थोड़ा सा वास्ट लेवल पे जा सकते हो। इनमें क्या करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए आपने इन पे एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपका इजीली मार्क्स भी ऑब्टेन हो जाए अच्छे से, ठीक है। और हमारे पास 12th वाले पोर्शन में क्या बचा हुआ है, तो 12th वाले पोर्शन में हमारे पास बचा हुआ है एक तो पहला वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना, ये वाला बचा हुआ है। दूसरा हमारे पास बचा हुआ है इवोल्यूशन, और तीसरा हमारे पास बचा हुआ है स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज इन फूड इन्हेंसमेंट, ठीक है ना, फूड इन्हेंसमेंट वाला। तो इसके लिए आपने वही सेम जो भी हमने ये बाद में कवर अप किए हैं, इनके लिए आपने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम ही आएंगे और एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते इनसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन्स की बात करें तो इसमें आपने ज़्यादातर फोकस करना है किस पे, वो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के प्रोपेग्यूल्स दिए हुए हैं उन पे, ठीक है। इवोल्यूशन उसी तरीके से, इवोल्यूशन में भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और स्ट्रेटजी ऑफ फूड इन्हेंसमेंट में भी वही एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन तो आता नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए कम से कम टाइम में ये आपके कवर अप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की फॉलोअप स्ट्रेटजी आपने अपनानी है, क्लियर। तो होपफुली मेरा ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप लोग फॉलो करेंगे इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मोर देन 600+ स्कोर कर सकते हो विद द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट हो जाओ।